हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम व्याकरण से संबंधित 25 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इन 25 प्रश्नों को हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इनके 4 ऑप्शंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिए, आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास। अ, ई, व, च ये किस विभाग में आते हैं? तो आपको पता है ये वर्ण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है। अगर स्वर की बात करें, स्वर क्या होते हैं? तो स्वर जो है, स्वर की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती। स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में आपके 11 स्वर हैं। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। इनको बोलने के लिए जो है वो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें 33 आपके व्यंजन हैं। वर्ण की बात करें तो वर्ण मैंने आपको बता दिया, तो 52 वर्ण है। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि मतलब एक तरह का कंपन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बाल्टी में एक पानी जैसे फेंक रही हूँ या कुछ भी है, हवा में सनसनाहट होती है, बाहर शोर है या कुछ, मतलब कोई भी किसी तरह की ध्वनि है, तो ये ध्वनि का उदाहरण है आपका। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारे पास। पन वना सूत्र में कितनी लिपियों का नाम है? तो आपका ऑप्शन जो है डी 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। पन वना सूत्र भी मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। जैसे जैन साहित्य में, मतलब ये जैन साहित्य का है, ये पन वना सूत्र जो है ना, ये जैन साहित्य का मतलब एक साहित्य है ये पनवणा सूत्र, जिसमें जो है लिपियां बताई गई हैं। 18 लिपियों के नाम दिए गए हैं, है ना। तो ये जैन का एक जो है क्या है, ये साहित्य है। ठीक है। आगे चलते हैं 97। कागज की कश्तियां किसकी रचना है? तो ये लक्ष्मी चंद्र जैन की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 है। वृंदावन लाल वर्मा को किस चीज़ की उपाधि मिली थी? वृंदावन लाल वर्मा को आपको पता है, इनको सर वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है। गैर रूपों का पिटारा, गैर रूपों का पिटारा किसको कहा जाता है? गैर मानक रूपों का पिटारा किसको कहा जाता है? ये रामविलास शर्मा ने कहा था। आपके अमृतलाल नागर के जो उपन्यास थे ना, तो उनके उपन्यासों को कहा था हिंदी में गैर मानक रूपों का पिटारा। ठीक है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने कहा था गैर मानक रूपों का पिटारा, है ना। क्वेश्चन नंबर है 99। वर्ण विभाग के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वर्ण विभाग के अंतर्गत ऑब्वियस है कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्णों का आकार, है ना। बाकी तो भेद रूपांतर इसका इनसे कोई संबंध है ही नहीं है। ठीक है। वर्ण है तो वर्णों का आकार जो है वो वर्ण विभाग के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किए थे जब हमने पहले जो वीडियो बनाई थी। ठीक है। उसके बाद है भाषा में कौन सा गुण है? देखिए, भाषा जो होती है ये सामाजिक होती है। भाषा का आर्थिक से कोई लेना देना, राजनीति से भाषा का कोई लेना देना नहीं, धार्मिक से भाषा को कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भाषा में क्या है, भाषा जो है ये एक सामाजिक गुण है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। हिंदी वर्णों में स्वरों की संख्या कितनी? ऊपर ही डिस्कस करके आए हैं। हमारे जो स्वर हैं वो 11 होते हैं। आम्र की बात करें, आम्र कौन सा शब्द है? ठीक है। तो आम्र आपका पता है आपको कि तत्सम शब्द होता है। यार इतनी बार मैंने इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के समान शब्द, जो संस्कृत में जैसे होते हैं उनको वैसा ही प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे आम्र है तो उसको आम ही बोल देंगे, है ना। जैसे तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में जो है वो भव्य तरीके से सजा सजा के जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत के शब्द हिंदी में जब प्रयोग किए जाते हैं तो उनका रूप बदल देते हैं। जैसे आम्र को आम बना देंगे, चंचू को चोंच बना देंगे, है ना। देश शब्द कौन से होते हैं? जो देश में ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मतलब जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसने उस शब्द को वैसा ही प्रयोग कर लिया, है ना। मैंने बोला मुझे लोटा चाहिए तो मैंने लोटे को लोटा ही बोल दिया कि लोटा दे दो, है ना। मतलब वो जैसे मान लीजिए आपका एक और बहुत ये आता है। जैसे आपका एक पेट, मेरा पेट, मैंने खाना बहुत खा लिया, मेरा पेट भर चुका है, तो मतलब मुझे जैसा लगा मैंने वैसा उसको बोल दिया, तो वो देशज समझ। विदेशज शब्द जो होते हैं आपके, विदेशज जो विदेश, ठीक है, जो विदेश से आकर हमारे यहाँ पर बहुत प्रचलित है, मतलब बहुत प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में। विदेशों से आए शब्द जो हिंदी में जिनका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए
डॉक्टर हो गया आपका, चश्मा हो गया, है ना। तो हम डेली यूज़ में इन चीज़ों का बहुत उपयोग करते हैं, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, निज का भाववाचक रूप क्या है। निज का भाववाचक रूप जो है वो है आपका ऑप्शन सी निजत्व, है ना। आह कितना स्वादिष्ट भोजन है, तो आपका इसका ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक में आपको पता है प्रश्न पूछा जाता है, निषेध में जो है वो किसी चीज़ के मना करने का मतलब नहीं का भाव आता है, ठीक है। आगे चलते हैं 105 की तरफ। 105 है हमारे पास, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण है, तो ये परिमाण है, मतलब उसकी मात्रा बताई गई है ना। गुणवाचक में क्या होता है कि गुणवाचक जैसे रंग, किसी के रंग, दोष, आकार, है ना, लंबा, मोटा, पतला, मतलब इस तरह के जो गुण बताए जाते हैं तो वो गुणवाचक आता है। सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आदमी, तो आदमी क्या है, संज्ञा है। पर मैंने बोला वह आदमी, तो वह आ गया आपका सार्वनामिक, ठीक है, सर्वनाम आ गया, सार्वनामिक आ गया। तो मतलब जिसने क्या किया कि ये ऐसा शब्द था जिसने संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बता दी। मैंने बोला वह आदमी जा रहा है, मैंने बोला वह लड़का आ रहा है, मैंने बोला मतलब वह पुस्तक मेरी है। तो मतलब इस तरह से, है ना। संख्यावाचक में तो आपको पता है कि संख्या का ही बोध होता है। 106 की तरफ चलते हैं, भाष का क्या अर्थ है, तो भाष का जो अर्थ होता है ये होता है आपका लिखना व पढ़ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 107 कि ई ऊ ऊ कौन सी ध्वनि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये है आपका समृद्ध स्वर। अब समृद्ध स्वर क्या क्या होते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि जो समृद्ध स्वर होते हैं मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, आपका जो मुख है वो लगभग बंद ही रहता है। जैसे आप ना, जैसे उदाहरण के लिए जैसे आप ई ऊ बोल के देखिए, ई ऊ मुंह बंद भी रखेंगे तब भी बोल लोगे ई ऊ, है ना, मतलब आराम से बोल सकते हो। समृद्ध, समृद्ध मतलब जैसे ट्रिक से याद कर लो, समृद्ध मतलब सिला हुआ मुंह ही रखा है तो बोलना भी क्या है ना। तो ऐसे समृद्ध स्वर हो गया आपके, ठीक है। अगर हम अर्ध समृद्ध स्वर की बात करें, अर्ध समृद्ध जैसे इसमें मैंने तो आपको समृद्ध का बता दिया, जैसे ई, है ना, ऊ ये बड़ा ऊ हो गया, है ना। तो ये क्या है आपके, ये समृद्ध स्वर होते हैं। और इन्हीं ये जो होते हैं इनको हम बहुत आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर को जानते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं, अर्ध समृद्ध ऐसे होते हैं, अर्ध मतलब आधा, ठीक है, आधा बंद, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा मुंह है, मुख है, वो आधा बंद ही रहता है। जैसे ए ओ, है ना, ए ओ, तो ये क्या आ गए आपके, ये ए और ओ, तो ये क्या आगे आपके, ये आगे आपके अर्ध समृद्ध स्वर, है ना। विवृत स्वर क्या होते हैं, विवृत भी जान लेते हैं क्या होते हैं। विवृत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरह से खुल जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। विवृत, विवृत, वी, है ना, मतलब जैसे विवृत मतलब पूरा मुंह खुलना, है ना, उसको बोलते हैं। जैसे आ, बड़ा आ जो बोलते हैं ना हम, तो वो विवृत स्वर होता है। अग्र स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर भी बता देती हूँ, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का सिर्फ आगे वाला भाग काम करता है। ऐसे स्वर कौन से होते हैं, जैसे ई ए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, मतलब ई और ए को आप याद रखिएगा, ये आपके अग्र स्वर होते हैं। इनमें सिर्फ हम जब इनका उच्चारण करके देख लीजिए आप, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का सिर्फ आगे का भाग ही काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे भी जाते हैं। तो हमारे इसका जो था ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देवनागरी लिपि के कितने भेद माने गए हैं। देखिए देवनागरी लिपि के जो है वो 4 भेद माने गए हैं। और आपकी ये देवनागरी लिपि जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी देवनागरी लिपि, है ना। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके 4 भेद कौन से होते हैं। देखिए जो आपकी देवनागरी लिपि है इसके 4 भेद, एक तो होता है आपका अर्धनागरी, एक पूर्व नागरी, एक नंदी नागरी और एक नागरी, ठीक है। अर्धनागरी, पूर्वी नागरी, नंदी नागरी और नागरी, ये जो है इनके ये 4 भेद हैं। अर्धनागरी क्या होती है, मतलब जो है ये पश्चिम भारत में ही प्रचलित है, सिर्फ जो अब आपकी अर्धनागरी है, ठीक है। जैसे आपकी गुरुमुखी होगी, टंकी होगी, है ना, लंडा हो गई, इन लिपियों का विकास जो है आपका वो अर्धनागरी से हुआ है। पूर्व नागरी में ये सिर्फ पूर्व भारत में ही प्रचलित होती है, जिसमें आपका जो है वो बांग्ला, उड़िया, कैथी लिपियों का जन्म आपका पूर्वी नागरी में हुआ है। नंदी नागरी इसका प्रचलन दक्षिण में था, जहाँ संस्कृत के अनेक ग्रंथ लिखे गए थे नंदी नागरी के आपका, ठीक है।
उसका बाद है नागरी। अगर नागरी की बात करें आपका जो है, तो इसका प्रचलन बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में भी आपका मिलता है, ठीक है। और इसी रूप से हिंदी तथा उसकी अन्य भाषाएं भी निकली हैं आपकी, जैसे मराठी, नेपाली, है ना, इससे ही इनका जो है वो विकास भी हुआ है। अच्छा, मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस करके आए थे नंदी सूत्र का, वो क्या था आपको याद है कि नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख, जो आपकी नागरी लिपि है, इसका प्रथम उल्लेख जैन ग्रंथ जो है नंदी सूत्र में मिलता है, ठीक है। तो नंदी सूत्र में किसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है? आपकी नागरी लिपि का सबसे पहला उल्लेख जो है वो आपका वहीं पर मिलता है आपका, ठीक है। तो इसके ये जो 4 भेद थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो संयुक्त, ह्रस्व, दीर्घ। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यार ये तो इतना कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है ना, मतलब फिर भी मैं आपकी कंफ्यूजन ज़रूर दूर करूँगी ना। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कि जो शब्दों यहाँ पर ना, देखिए इसको ना एक तरीके से आपने एक ट्रिक के साथ ही समझिए इसको, ठीक है। ट्रिक के साथ समझेंगे तो आप ना मतलब भूलेंगे नहीं इसको, है ना। तो हमने सबसे पहले ये कहा कि जो आपका शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका ऑप्शन जो है 5, ये बिल्कुल जो है सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये 5 कौन कौन से हैं, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं कि 5 कौन आपका है। पहले आता है आपका व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा आता है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर। चौथा आता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। और पांचवा आता है अर्थ के आधार पर। ये सिंपल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर आप समझिए शब्दों को कितने वर्गों में, जब सिंपल वर्ग पूछा गया है, शब्दों को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो आपका आएगा 5 वर्ग, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिए, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। ये 5 जो हैं आपके क्या है, ये शब्दों के वर्गीकरण किए गए हैं। अब यहाँ पे ये 4 भी दिया है, चलिए इसे भी थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। 4 क्या होता है? जब मतलब आपसे पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, जब उत्पत्ति की बात आती है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तब आप बोलोगे 4 है। कौन कौन से हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका रचना के आधार पर शब्द कितनी तरह से होते हैं। जब रचना की बात आएगी तब आप बोलोगे 3 तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। मैंने ये भी आपको पूरा बताया है रूढ़ क्या होते हैं, है ना, जिन शब्दों का जोड़ने पर अर्थ होता है, तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक होते हैं जिनका जोड़ने और तोड़ने पर दोनों तरफ से अर्थ निकलता है। यौगिक होते हैं मतलब जो किसी तीसरे ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास हमारा आता है ना, जैसे हम बोलेंगे लंबोदर, तो लंबोदर क्या है, आप बोलोगे भगवान गणेश हैं, है ना। नीलकंठ कौन है, बोल तो नीलकंठ रहे हो, पर तीसरा अर्थ हमें जो है वो संबोधित हो रहा है, जैसे आपका भगवान शिव, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एक प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद हैं, ठीक है। तो शब्दों के बस यही भेद हैं, और मतलब हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, पर हम कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो इसलिए प्रयोग के आधार पर भी बता देती हूँ आपको 8 कौन कौन से हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चयबोधक, इस तरह के जो भी आते हैं वो आपके क्रिया के आधार पर आते हैं। तो ठीक है, आई होप आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बोल देती हूँ, शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है, सिंपल पूछा जाएगा शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तो रचना की बात आएगी तो 3 आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर रचनों के शब्दों के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो वो हैं आपके 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 बोलोगे आप। कौन कौन से हैं, तो आपको पता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चयबोधक, है ना। तो बस ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। 111 की तरफ चलते हैं। 111 है अंगना का युग्म शब्द लिखें। अंगना होता है आपका, इसको बोलते हैं आप स्त्री, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, स्त्री। हर्ष का विपरीतार्थक क्या होगा, हर्ष का जो उल्टा हो जाता है वो हो जाता है आपका विषाद, ठीक है। 113 है, एक शब्द लिखें जिसके हाथ में चक्र हो, तो आपको पता है वो चक्रपाणी होता है। तिल का ताड़ बना देना क्या होता है, तिल का, एक मिनट पहले लो, तिल का ताड़ बनाना क्या होता है, तो तिल का ताड़ जो होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन जो है वो सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और चलते हैं आगे। आगे है ट्रेजर का पारिभाषिक अर्थ लिखें, है ना। तो अब से मैं जब से करवा रही हूँ तो ये मतलब ये क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है ना। ट्रेजर का पारिभाषिक अर्थ क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी, खजांची जिसको बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं। निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है, बहुत
प्यारा क्वेश्चन है ना। जूही की कली किस छंद का उदाहरण, आपको पता है कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मुक्तक छंद का, यार साहित्य को पढ़ने का मतलब अपना अलग ही एक मज़ा होता है ना। मुक्तक छंद है, ठीक है। मुक्तक छंद भी मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो ये समझिए ना कि मुक्तक छंद क्या होता है। मुक्तक मतलब, मुक्तक छंद में कविता का वह रूप होता है जो किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती। मतलब ऐसी कविता जिसमें किसी छंद की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो आपको उसमें किसी तुकांत की ज़रूरत है ना। वो रचना क्या है, मुक्त है, मतलब उसको आपके किसी भी ना छंद की ज़रूरत है ना तुकांत की ज़रूरत है, वो मुक्त रहेगी, ठीक है। तो वो आपका आ जाता है आपका मुक्तक छंद, ठीक है। और अगर बात करें आगे हमारे पास आता है आपका, इसको देख लेते हैं वार्णिक छंद कौन से होते हैं, ठीक है। वार्णिक छंद की अगर हम बात करें तो मतलब वार्णिक छंद मतलब जिस छंद में वर्णों की संख्या को आधार बनाकर रचना की जाती है। आप तो सिर्फ शब्द के अकॉर्डिंग ही इनको समझिए, मतलब ऐसे जो जिस छंद में वर्णों के संख्या को आधार बनाकर जो है वो रचा जाता है, उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। अच्छा, वार्णिक छंद में जो है 22 से 26 मात्राएं आपकी रहती हैं, ठीक है। और सबसे जो फेमस आपका जो वार्णिक छंद आता है ना, वार्णिक, एक तो आपका सवैया आता है, ठीक है, एक आपका कवित आता है। ये भी आपका मतलब वार्णिक छंद वैसे आपके बहुत हैं, जैसे सवैया आपका वार्णिक है, कवित आपका वार्णिक है, द्रुत विलंबित आपका वार्णिक है, फिर मालिनी आपका वार्णिक है, इंद्रव्रजा आपका वार्णिक है ना। तो ये सारे जो हैं आपके ये क्या है, ये वार्णिक छंद हैं आपके, है ना। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अच्छा, मैंने आपको मुक्तक छंद की ये तो बताया नहीं, तो मुक्तक छंद में जो मात्राएं आपकी रहती हैं इसमें 13 13 और 11 11 रहती हैं, ठीक है। और वार्णिक छंद की मैंने आपको बता दी हैं 22 और 26 रहती हैं, ठीक है। मात्रिक छंद क्या होते हैं, ठीक है, तो मात्रिक छंद को भी देख लेते हैं। मतलब जो आपके मात्रिक छंद होते हैं जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, मतलब मात्राएं जो भी लगेंगी वो निश्चित होंगी। अच्छा, इसका उदाहरण अगर हम देखें ना, जैसे मान लो आप सुख और दुख, तो मात्रा निश्चित है, स को छोटे की मात्रा, द को बड़े की मात्रा, सुख दुख बन जाएगा, ठीक है। जैसे पूनम रख लेते हैं, पूनम, और आम रख लेते हैं, तो प को बड़े की मात्रा, को आ की मात्रा, तो आ की मात्रा भी निश्चित है। अब हम आम लिखेंगे तो आम को अम तो लिख नहीं सकते, पूनम का पनम तो लिख नहीं सकते, मतलब हर चीज़ की मात्रा जिसमें है वो जो है वो आपकी निश्चित रहती है, तो उसको आप मात्रिक छंद कहते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भाषा कौन सी संपत्ति है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन सी, भाषा जो है ये आपकी अर्जित संपत्ति है ना, भाषा को अर्जित किया जाता है, ठीक है। सॉरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। न न न म कौन से व्यंजन हैं, ठीक है। ये आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पर जाने से पहले मैं आपको संघर्ष और संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और लुंठित व्यंजन में मैं थोड़े से बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगेगा कि इनको डिस्कस नहीं किया है। देखिए, इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी, मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी बता दूँ। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अब आपके पास आ गया कि जो आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। एक तो आते हैं आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन, एक आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही समझिए कि जो आपके स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन जो आपके आते हैं वो 25 आते हैं, ठीक है। क से म तक आपके जो है 25 वर्ण आएंगे। ये 25 वर्ण जो आपके आते हैं ये आपके क्या आते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं। सिंपल इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ना, इस बात को याद रखिएगा कि जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं इनकी संख्या सिर्फ 4 ही होती है, ठीक है। च छ ज झ, च छ ज झ, ये क्या है आपके, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ना। उसके बाद आपका एक और आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। उसमें आपके जो आते हैं वो श श स और ह, ठीक है। श श स ह, ये आते हैं आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो ये मतलब इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो और एक आपका लुंठित रहता है, ठीक है, लुंठित रहता है। लुंठित बहुत बार यार, जैसे मतलब जैसे होता है ना कि आम आम टपक पड़ा, मतलब कभी भी कुछ भी टपक पड़ना, तो हर पेपर में इसका एक रहता है, एक आपका लुंठित और एक आपका वो पार्श्विक
पार्श्विक स्वर, ये बहुत पूछे जाते हैं। जैसे लुंठित आपका आता है, लुंठित आपका र शब्द जो है ना, र जो आता है ना आपका, एक मिनट में पहले लूँ, र जो आता है आपका, ये क्या है आपका लुंठित है, ठीक है। और अगर ल जो आता है ना आपका, ये आपका पार्श्व आता है, ठीक है, ये आपका पार्श्व आता है आपका ल जो आता है, ठीक है। और य और वो आपका अर्ध स्वर आता है, मतलब ये पूछे जाते हैं यार, इसलिए बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि आपका य व जो है ये अर्ध स्वर आता है, ठीक है। य र ल वो आपके अंतस्थ आते हैं, है ना। आपका र लुंठित आता है। लुंठित क्या होता है, मतलब जिसको उच्चारण करते समय जीव जो है वो तालू से लुढ़कती है, स्पर्श करके नीचे को लुढ़कती है, र र र र ऐसे करके, तो याद ऐसे भी कर सकते हो। ल पार्श्व होता है, जिसके उच्चारण में हवा जीव के बगल से ही निकल जाती है, ल ल करके ऐसे, है ना। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, श श स ह होते हैं। स्पर्श संघर्षी अलग होते हैं, च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। स्पर्श व्यंजन अलग होते हैं, क से म तक आपके सभी जो हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आज हम जो हैं वो 25 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।